भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशु की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। ये कर्तव्य की बात अपनी चल रही थी और स्व की वैयावृत्ति की बात आप लोगों के बीच में मैंने प्रारंभ करी थी कि क्या वो स्व की वैयावृत्ति होती है। और मैंने आप लोगों से कहा था, पहला बिंदु क्या था मेरा, आत्मनिरीक्षण, स्वयं की वैयावृत्ति करना है तो आत्मनिरीक्षण कीजिए। और दूसरा बिंदु था, जो सोचा है उस पर कम से कम कार्य तो कीजिए। आपने सोच तो लिया, लेकिन सोचने के बाद उस पर किया कि नहीं, एक्शन लिया कि नहीं। क्योंकि मैंने सच्ची सकारात्मक और स्पष्ट सोच तो बहुत से लोगों की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन की कमी होने के कारण, संघर्षशीलता की कमी होने के कारण और परिस्थितियों के सामने अड़ने की कमी होने के कारण, एक अंदर से वो जुझारूपन नहीं होने के कारण आप आत्मनिरीक्षण तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उस इच्छा और इस एक्शन को पावर नहीं दे पाते हैं और वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। और मैंने आपसे बोला था कि वास्तविकता में मैं पावर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, और पावर थिंकिंग मतलब क्या, सकारात्मक प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर थिंकिंग। इस पावर थिंकिंग के सिद्धांत को मैंने आप लोगों के बीच में रखा था, और मैंने आप लोगों के बीच में रखा था कि बहुत अच्छी बात ये बोली थी, जब आप आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में क्या पाना है ये नहीं कर पाएंगे। और इससे मतलब ये नहीं जो सोचोगे वो तो करोगे, लेकिन जो सोचा है तीसरे नंबर पे क्या है, उसको करने के अंदर से एक्शन की ताकत, सिद्धांत ही समर्पण के साथ आपको आना पड़ेगा। और जब समर्पण आएगा आपका लक्ष्य तय हो जाएगा। लक्ष्य तय हो जाने के बाद आप वैसे ही साहित्य को पढ़ोगे, वैसे ही लोगों की संगति करोगे, वैसा ही आप उसी और मेहनत करने के लिए जागरूक हो जाओगे और उसी प्रकार के गुण विकसित करते चले जाओगे और फिर पसीना बहाओगे और डट कर कार्य करते चले जाओगे। एक बात और बोली थी कि करने की इच्छा रखना, करने की इच्छा रखना और कर देने के बीच का फर्क इतना ही है, सामान्य और सफल लोगों का फर्क इतना ही है। करने की इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन कर देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपको कर देने वाले लोगों में बनना है। आपको कैसा बनना है वो भी मैंने आप लोगों के बीच में वो बात रखी थी कि वो जुनून जब तक नहीं आएगा, जब तक अंदर से इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। और मैंने ये कहा था, 4 बातें बोली थी आपसे कि अपने सारे लक्ष्यों को के बारे में आप सोचिए और तय कीजिए इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। लक्ष्य तो सैकड़ों हैं, जिंदगी भर इच्छाओं से ही जिंदगी भरी पड़ी हैगी, लेकिन उन इच्छाओं के बीच में भी आपको ये तय करना है कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा कौन सी है। और फिर दूसरी बात ये बोली थी कि वो जो इच्छाएं हैं उसमें छोटी और लंबी अवधि के लक्ष्यों को अलग अलग लिख लीजिए। कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो बहुत लंबे समय में होने वाला है। तो सीमा भी तय होनी चाहिए लक्ष्यों की कि छोटा लक्ष्य कौन सा है और बड़ा लक्ष्य कौन सा है। अब तीसरी बात ये बोली थी कि अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्से में बांट लो। बड़ा लक्ष्य है, मान लीजिए मैंने समाधि बोली थी, लेकिन समाधि आज नहीं मिलेगी, 50 साल बाद समाधि होनी। उस समाधि के लक्ष्य को आज से बांटना चालू कर दो, उसको डिवाइडेशन कर दो कि इतने समय बाद इतना, इतने समय बाद इतना, तब कहीं जाकर समाधि हो पाएगी। एकदम आप पहुंचो और हमारा अन्न जल का त्याग कर दो, अच्छा ऐसे समाधि नहीं कराते थे। क्रम से वो कार्य आखिरी तक होता चला जाता था। वही क्रम आपको अपने लक्ष्य के लिए तय करना है कि मेरा बड़ा लक्ष्य है, उस बड़े लक्ष्य को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट लूं। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर चौथा बोला था कि सारे लक्ष्यों को पूरा करने की अपेक्षित समय सीमा निर्धारित करो कि इतने समय में इस प्रकार से मैं करता चला जाऊंगा। और आप करते भी हो, मैंने कहा भी था
कि आप करते हो, कोई नया वर्ष आता है या जन्मदिन आता है, उस समय आप बहुत लिख लेते हो, आज से मॉर्निंग वॉक पर जाऊँगा, पाउच नहीं खाऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, समय पर काम करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, क्लास में जो है अब तो प्रथम आकर फर्स्ट आकर बताऊंगा, बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, टाइम टेबल बनाकर काम करूंगा, समय पर सोऊंगा, जल्दी उठूंगा। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति के लक्ष्य जो होते तो हैं लेकिन वो अधूरे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? अक्सर होता ये, आपने मेहनत करके वो सब कुछ बनाया तो है, लेकिन आपके खुद के कमिटमेंट के साथ आप खुद जो है कमिट हो नहीं पाते हैं, इसलिए वो कार्य जो करना चाहिए वो कार्य आप नहीं करवाते। आत्मनिरीक्षण किया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने वो सोचा जो पाना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो बातों से कुछ नहीं होने वाला। जो सोचा है वो पाना चाहते हो, उसके लिए आप में क्या आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सफलता आपको चाहिए तो उसके लिए ये निश्चित रूप है कि आपको तीसरी जो सोचा है उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। कार्य नहीं किया तो सब शून्य है, पूरा जीवन शून्य है। सोचने से और बहानेबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। बहाने तो जिंदगी भर करते रह जाओगे आप। संसार में अगर सफल और साधारण लोगों के बीच के आयाम में फ़र्क इतना ही है कि वो करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं, एक्शन के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। साधारण लोग आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, साधारण लोग जो है क्या पाना चाहना ये रख लेते हैं, लेकिन साधारण लोग सोच पर एक्शन की क्षमता जुटा पाए ये जरूरी नहीं है। वो बाहर निकलकर चुनौती को स्वीकार कर ले ये जरूरी नहीं। वो सपनों की दुनिया को अपने लिए वो सपने बनाकर नहीं, वो जीवन के सपने नहीं बल्कि वो साक्षात बना ले, ये बहुत बड़ी बात है। पसीना बहाना पड़ता है। और फिर मैंने आपसे कही थी कि मैं आपसे वास्तविकता में वो जो लक्ष्य है कैसे करना है उस पर 6 बातें दूंगा। ये 6 बातें बहुत ध्यान से सुनना, जो इन 6 बातों पर गौर करना। ये जो 6 बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, इन 6 बातों, कोई भी कार्य हो इन 6 बातों के साथ तोलना और फिर उसके बाद बढ़ना। हो सकता है आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं वो कार्य बहुत जल्दी आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा पाए, ऐसा मेरा भाव है। चिंतन करके ये 6 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ, इनसे अपने आप को तोलने का प्रयास करना। हर लक्ष्य इन 6 चीज़ों के तोलने से, इन 6 चीज़ों को अपने मूल्यांकन से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अमुक कार्य करने के सामने प्रमुख बाधा क्या है। सबसे पहली बात आपको ये लिखना है कि आखिर बाधा क्या है। मुझे वो लक्ष्य वो दिख रहा है, उस मंजिल पर पहुंचना है, वो चढ़ाव तक वहाँ उस मंजिल को दिख तो रहा है कि वो शिखर की चोटी दिख रही है, लेकिन उस शिखर की चोटी पर चढ़ने के लिए मेरे जीवन में बाधा क्या है। सबसे पहले आप बाधा को देखो कि मुझे मान लीजिए आपको IAS क्लियर करना है, मान लीजिए आपको फैक्ट्री डालना है, तो सबसे पहले फैक्ट्री डालने में IAS क्लियर करने मुझे महाराज बनना है, तो मुझे महाराज बनने में बाधा क्या है, उस बाधा को देखूंगा। मुझसे कैश फ्लोज नहीं होंगे, मुझसे उपवास नहीं होगा, क्या बाधा है, पहले उस बाधा को आप देखिए कि ये मेरे जीवन में बाधा है, यहाँ पहुँचा नहीं पाती है। उसको आप टटोलोगे, उसको आप समझोगे, तो सबसे पहले उन बाधाओं को समझने का प्रयास करो, बाधाओं को देखने का प्रयास करो, बाधाओं की कितनी ताकत है उस ताकत को समझने का प्रयास करो। आप दूसरा काम मत करो कि ये बाधा है, इस बाधा की क्या ताकत है, क्या शक्ति है और मेरे अंदर कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। पहले उन बाधाओं को तोलने का प्रयास करो, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर, इच्छित कार्य को शानदार अगर तरीके से करने तो मुझे किन गुणों को विकसित करना होगा। कार्य तो है, सामने दिख रहा है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए मेरे अंदर कौन से गुण चाहिए, जब जाके मैं उसको कार्य को कर सकता हूँ। अब मान लीजिए, अब गुण क्या चाहिए, मैं अपने लिए लेता हूँ, मुझे महाराज बनना है, तो अब मुझे गुण क्या रखना होगा, मेरी सामायिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, मेरे मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये मेरे अंदर जब तक इस प्रकार के गुण विकसित नहीं हुए, मेरा गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, ये जब तक मेरा जीव दया के प्रति समर्पण होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए। इस लक्ष्य के लिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मेरे अंदर मोह नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर राग नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाकर मैं मुनि बन सकता हूँ। ये गुण होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या गुण होना चाहिए, वो गुण आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या, मेरे अंदर क्या गुण होना चाहिए। मुझे मेरी पढ़ाई के प्रति समर्पित होना चाहिए, गुण होना चाहिए। मुझे समय के प्रति बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, एक एक समय कीमती है, ये मुझे ध्यान रखना चाहिए। मुझे प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। ये अपने अंदर गुण आपको देखना होगा, इन गुणों से मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको उस लक्ष्य के लिए, जो लक्ष्य प्राप्त करना, उसके लिए कौन से गुण चाहिए, इसकी लिस्ट तैयार करो। आप
मात्र सोचने से कुछ नहीं होगा। एक्शन के लिए आपको पहले अपनी खुद की तैयारी करनी होगी। उस तैयारी में आपको क्या तैयार करना होगा कि वो लक्ष्य तो दिख रहा है, वो सामने है वो लक्ष्य, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से गुण चाहिए, पहले कौन सी बाधा है ये देख ली, फिर अब कौन से गुणों की आवश्यकता है उसको टटोलो आप कि हाँ ये वाले गुण चाहिए, इन गुणों के माध्यम से ही मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अगर ये गुण मेरे पास नहीं होंगे तो मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अब आपका जो पूरा नजरिया है उन गुणों के प्रति रहेगा। आपका पूरा जो अंदर की सोच है कि मुझे वो गुण प्राप्त करने जिनसे मुझे गुणवान बनना और उस लक्ष्य तक प्राप्त करना है, तो ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे जीवन में कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है। जब उन गुणों को आप टटोलने लग जाओगे तो पूरा नजरिया उन गुणों तक आपका पहुंच जाएगा। तीसरी बात, कार्य को अगर सफलतापूर्वक करने मुझे किन आदतों को तत्काल त्यागना होगा। निश्चित है आपने बाधा देख ली, आपने बाधा के बाद गुण देख लिए। अब गुण तो देख लिए, लेकिन गुण देखने के बाद आपको अब मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिस आदत के माध्यम से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मान लीजिए मेरी आदत मोबाइल की है, अब मैं 2 घंटे मोबाइल में लगाऊं, ये गंदी आदत है मेरी। क्या मिल रहा है मुझे मोबाइल से? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, मैं फालतू की रील्स देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ के इंस्टाग्राम फेसबुक में लगा हुआ हूँ, कोई काम का नहीं, समय व्यर्थ हो रहा है। ये गंदी बुरी लत है। ये जो तंबाकू है, ये जो पाउच है या जो सिगरेट है, उससे बुरी आदत मोबाइल की है, उससे ज़्यादा बुरी आदत मोबाइल की है, क्योंकि वो आपका सब समय खराब कर रही। तो इन आदतों को ऑब्जर्व करना होगा कि मेरी कौन सी ऐसी आदत है जिसे मुझे छोड़ना होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेरी उन आदतों को मुझे अपने जीवन से बाहर करना होगा। जब तक आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आप उसको नहीं देखोगे, अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुँच पाओगे। तो अपनी गलत आदतों को ऑब्जर्व करना होगा, गलत आदतों को पकड़ना होगा। और वो कोई दूसरा नहीं पकड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं दिखेगा, और दूसरे को टाइम नहीं है, और दूसरे को इतना समय नहीं है कि वो आपकी गलत आदतों को ऑब्जर्व करे। वो तो आपको स्वयं को ऑब्जर्व करना होगा कि मेरी कौन सी गलत आदत है। बहुत सारी आदतें तो कौन सी होती है? जो दिखती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आदतें जो किसी को नहीं दिखती, वो सिर्फ आपको दिखती है। उसके साक्षात्कार करने वाले आप हैं। वो आप स्वयं ऑब्जर्व करें कि मेरी कौन सी ऐसी गलत आदत है जो मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। उनको ऑब्जर्व करके लिखने का प्रयास करें। पहले बाधा देखें, बाधा देखने के बाद कैसे प्राप्त करना है उसके गुणों को ऑब्जर्व करें। ये गुण मेरे अंदर होना चाहिए, वो गुण होंगे तब मैं पहुंच पाऊंगा। तो गुण देखें, और गुण देखने के बाद देखें मेरी कौन सी वो आदत है जिसके कारण मैं उस लक्ष्य तक और उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो निश्चित लगेगा आपको सामने दिख रहा है ये वाली है मंजिल, और अगर मैं इस प्रकार से रोज रात को लेट सोऊंगा और रोज सुबह लेट उठूंगा, कैसे हो पाएगा? ये मेरी गलत आदत है, इसको मुझे सुधारना होगा। समय दोस्ती यारी में अगर मैं खराब कर रहा हूँ तो ये मेरी गलत आदत है। मैं मोबाइल पे लगाऊं तो ये मेरी गलत आदत है, या और भी ऐसी कोई गलत आदत है। उन सब गलत आदत, अपना अपना लक्ष्य, सबका अपना अपना लाइफ का अलग अलग लक्ष्य है, सबका अपना अपना व्यू है। अपना हमारा लक्ष्य है तो हम अपनी आदत देखेंगे कि हमारी कौन सी गलत आदत है जो मोक्ष मार्ग में और आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर बढ़ना है तो उन आदतों को छोड़ना होगा। तो उस आदत को पकड़ो, सबके अंदर है वो, हर एक के अंदर कोई ना कोई वो ऐसी आदत होगी जो हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन आप उसको पकड़ोगे तो वो निकल जाएगी, आप उस पर ऑब्जर्व करोगे तो वो निकल जाएगी। ऐसा नहीं है आप सोचोगे तो निश्चित निकलेगी, पर वो सोचने पर आप मजबूर नहीं हो। आप विचार करोगे तो निश्चित वो आपके जीवन की वो आदत भी निकलते चली जाएगी। कोई कितना भी कहे तो निकलेगी नहीं, लेकिन आप खुद कहोगे अपने आप से तो निकल जाएगी। कोई कितना भी मोटिवेशन करे तो नहीं कुछ होने वाला, ध्यान रखना। लेकिन आप जब खुद आत्मनिरीक्षण करके अपनी आदत पकड़ोगे और आदत पकड़ने के बाद कहोगे देख भैया ये गलत है, ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए, इससे भला अपना ना होने वाला है और ना होगा। जब आप इस प्रकार से चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से वो गलत आदत भी आपके जीवन से निकलती चले जाएगी, निकलेगी ही, ये निश्चित आप मान के चलना। फिर क्या है चौथे नंबर पर कि आप इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए आखिर आपको कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता है। वो मंजिल दिख रही है, बाधा को भी देख लिया, गुणों को भी देख लिया, और फिर उसके बाद आदत को भी देख लिया, लेकिन वहां तक पहुंचना तो है।
अब वो पहुंचना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, वो चीज़ चाहिए ना। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक हम पहुंच पाएंगे क्या? मात्र सोचने भर से क्या होगा? मान लीजिए आपको IAS PSC में करना है, अब लैपटॉप चाहिए तो अब देखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा, पुस्तकें चाहिए, कौन सी चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, कहाँ से आनी चाहिए, कौन से शिक्षक चाहिए, वो किस, उसमें भी किस प्रकार के वो पढ़ाने वाले हैं, उस पर आपका पूरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वो बहुत बहुत ये महत्वपूर्ण कड़ी है। संसाधन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके माध्यम से मिलना है। तो वो जो मिलने वाली जो कड़ी है उसको बहुत अच्छी गहराई से देखो कि कौन सी वस्तु मुझे वहां तक पहुंचा पाएगी। उन वस्तुओं का या उन माध्यमों का आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उसमें अगर भूल गए या उसमें अगर भटक गए या उसमें आपने गलती कर दी, अब मान लीजिए जो पहचाने वाला संसाधन ही वही अगर गलत हो गया तो वहां तक कैसे पहुंच पाओगे? तो जहाँ पहुँचना है उस स्थान के पहुँचने के लिए आप जहाँ जा रहे हैं आपको उसका संसाधन का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो ये वास्तविकता में ये चीज़ मुझे वहाँ तक पहुँचा पाएगी कि नहीं। अगर वो चीज़ पहुँचा पाए तो मान के चलना आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये पढ़ना और ये जो करना है, मैंने कहा ना कि हमेशा कहा 2 वस्तुओं को बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से निर्णय लेना, एक गुरु और एक मित्र। एक गुरु और एक मित्र, इन दोनों को बहुत 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 सोच समझ के करना कि गुरु कौन से होने चाहिए और मित्र कौन सा। ऐसे ही आप कोई कार्य कर रहे हो उतना ही महत्व है कि मेरा कौन सा संसाधन है जो मेरे काम आएगा और जिससे मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, उसका भी आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। फिर 5वें नंबर पर बहुत एकदम तार्किक बिंदु हैं। आप अपने लक्ष्य को लेकर और इन 6 बिंदुओं को लेकर और एक वर्कशीट तैयार करें और उनको लिखें तो निश्चित वो जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिलेगा। आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित मिलेगा। 5वां आप ये देखें, वो कौन से लोग हैं जो इस कार्य में सफलतापूर्वक करने में मददगार हैं, मार्गदर्शक हैं, सहयोगी हैं। क्योंकि आपको लक्ष्य दिख रहा है, मंजिल दिख रही है, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं वो उस मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपका मार्गदर्शन देंगे, भैया ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, वो सहयोगी आपके साबित होंगे। उन लोगों को भी एक लिस्ट तैयार करो कि ये मेरे इस मार्ग में आगे तक पहुंचाने वाले मददगार हैं, ये मेरे लिए हमेशा हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं। ऐसे मददगार लोगों के साथ भी आपको मेलजोल करना चाहिए, ऐसे मददगार लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ऐसे लोगों से परिचय बढ़ाओ। आप ऐसे लोगों की जितनी संगति करोगे उतना अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग में से आइडियल बनाते हो अमिताभ बच्चन। अब भाई अमिताभ बच्चन से आइडियल तो बना रहे हो, कभी आप मिल सकते हो ना, कभी बातचीत कर सकते हो। ऐसा आइडियल बनाओ अपने बीच का जिससे आप मिल सको, उठ सको, बैठ सको, बात कर सको। आप उठ सको, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, मिल ही नहीं पा रहे, तो वो आइडियल किस काम का? अपने ही बीच का आइडियल देखो ना, अपने बीच का आइडियल देखोगे और उससे सीखोगे तो बहुत अच्छी होगी। जिससे हम मिल नहीं सकते, जिससे हम बात नहीं कर सकते, वो आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए, वो आपका आइडियल नहीं होना चाहिए। उसके लिए ना तो आप उसके पास समय है और ना ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो ऐसा नहीं। तो जो लोग सफल हो चुके हैं या तो उनका साहित्य पढ़ो आप, या उनके सिद्धांतों को पढ़ो आप, या उनसे मिलने का प्रयास करो आप, उनके जीवन को पढ़ने का प्रयास करो आप, उनके जीवन को देखने का प्रयास करो आप, उनसे रूबरू होने का प्रयास करो आप। तब तो कहीं जाकर उनके वो वचन आपको आगे बढ़ाने के काम आएंगे, नहीं तो ध्यान रखना खाली खाली बात रह जाएगी। इसलिए जो लोग बहुत आगे बढ़े हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, उनसे मिलने का प्रयास करो, उनसे जुड़ने का प्रयास करो। 5वां बिंदु वो हैं, वो अपने लिस्ट में तैयार करो कि ये हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिन्होंने बहुत आगे बढ़कर अपने कार्य में वो संयोजित होकर बहुत मान लीजिए कोई वकील है, वकील साहब बैठे हैं, अब वकील में बहुत बड़े वकील जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, वो कैसे बने, उनके अंदर क्या खासियत है, उनके अंदर क्या क्या गुण हैं। जो इस प्रकार से गोपाल सुब्रमण्यम जो थे आचार्य श्री जी के पास आए नेमावर में, जिन्होंने कुंडलपुर का को जो लिया और पूरा कार्य किया, अपने आप में शायद क्या सबसे बड़े क्या कहलाते हैं, सीनियर लॉयर तो हैं, कुछ पोस्ट मिलने वाली थी उनको सरकार की तरफ से, फिर वो नहीं मिली, तो अब उनका नाम था, तो
अब उनने क्या बोला, उनसे पूछा कि आपकी उपलब्धि का कारण बताइए। आचार्य श्री जी ने उनका साक्षात्कार किया तो उन्होंने कहा, आचार्य श्री जी बोले, मैं अपनी सिद्धि और उपलब्धि का एक ही कारण मानता हूँ, मैं 2 घंटे सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सिर्फ मात्र मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन करके पूरा रिलैक्सेशन करता हूँ और आत्मा से और परमात्मा से बात करने का प्रयास करता हूँ। बोले वो 2 घंटे मेरे 24 घंटे के बहुत महत्वपूर्ण और गोल्डन समय होते हैं, बस उस 2 घंटे के माध्यम से अपना सब कुछ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद बैठता हूँ कि किस फाइल का क्या निर्णय लेना है, 1 घंटे में पूरा तय कर लेता हूँ मैं, बस उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। बोले मैं वो 2 घंटा मेडिटेशन का होता है और उसके बाद 1 घंटे बैठता हूँ और फिर जो लिखता हूँ मेरी बात कोई काटता नहीं है, जो लिखता हूँ मेरी बात कोई काटता नहीं, आज तक कहीं फेल नहीं हो, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना, गोपाल जी को आज तक कोई नहीं हरा पाया। जो केस उनने लिया है वो कभी भी जो है उनके आगे खड़े होने की कोई की ताकत नहीं रही है। ये वो भारत के सबसे बड़े वकील गोपाल सुब्रमण्यम है ना, ये नाम है ना, उनका नाम है, उनके ये शब्द थे। तो ये उनने अपने गुण खुद एक्टिव किए और करने के बाद उन्होंने ऐसा आपको भी अपने अंदर देखना है कि मददगार क्या साबित होगा। जरूरी कि दुनिया की बाहर की चीज मदद हो सकता है, आपका खुद का मोटिवेशन आपके लिए मददगार साबित हो, मार्गदर्शक हो, आपका सहयोगी हो। तो ये अपने आप को आपको ऑब्जर्व करना। 5वां, 6वां, आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करने में कार्य योजना क्या है। जब तक कार्य योजना को आप बनाओगे नहीं और लिखोगे नहीं तब तक ध्यान रखना कोई मतलब नहीं। खोटी बात करने से, फालतू में समय खराब करने से कुछ नहीं होने वाला। योजनाबद्ध होना चाहिए, उसकी आप बिल्कुल लिस्टिंग करिए कि ये योजना है, इस योजना के अनुसार से मुझे कार्य करना है। और योजना ही भर नहीं, उसमें एक और अंकुश लगा दें, योजना के साथ समय। मुझे ये योजना तो है और इस योजना को इतने समय में करना है। जब तक समय की सीमा की वो लगाम बन जाती है तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बहुत अच्छे से होता है अपने आप, क्योंकि वो समय की लगाम है ना, उस समय की लगाम से आपने पकड़ के रखा है तो वो कार्य बहुत 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 सहजता और सरलता से होने लग जाएगा। लेकिन वो समय की लगाम होना चाहिए। कार्य की योजना आपने तैयार कर ली, उस कार्य की योजना को बहुत व्यवस्थित तरह से व्यवस्थित कर लिया, लेकिन एक लिमिटेशन बना लिया आपने, एक गाइडलाइन तैयार कर लिया आपने, तो उस अंकुश के माध्यम से, उस लगाम के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। ये निश्चित मान के चलना, ये 6 बातें आपके जीवन में बहुत कुछ दिला सकती है और बहुत कुछ प्राप्त करा सकती है। इन 6 बातों को लेकर आप समझा कार्य करने के आप जो कार्य कर रहे हो उसमें प्रमुख बाधा क्या है, फिर कार्य करने का वो जो आपका जो तरीका है उस तरीके में कौन से गुण है आप विकसित करने होंगे, वो गुण लाना होगा आपके अंदर। फिर सफलता और प्राप्त करनी है तो हमारी कौन सी आदत है जिनके कारण हम उस गुणों तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन आदतों को निकालना होगा। फिर उसके बाद जो इच्छित कार्य है उस इच्छित कार्य को पूरा जो करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से संसाधन चाहिए वो सोचो जो कर सकते हो, जो तुम्हारी ताकत है करने की, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, उस क्षमता से ही तो तुम कर पाओगे। अपने सोचने से क्या होगा, सोचने से थोड़ी कुछ होने वाला है, सोचने से ना हुआ है ना होगा ना कर सकते हो। 3 काल में भी आप ये निश्चित मान के चलना, अपनी क्षमताओं का आपको सही आकलन हो जाएगा कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि नहीं। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन करने के लिए आप अपने आप को तोलो भी तो कि इन सब चीज़ों को करने के लिए इतना समय मुझे देना है, क्या मैं इतना समय दे पाऊंगा। उन सब गुणों को अंदर देखो झांक कर कि ये सब गुण मेरे अंदर आ पाएंगे या है या नहीं है, या मुझे लाना है तो मैं ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। इन सबको जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, इन सबको आप जब तक देखोगे नहीं तो भला कैसे आप वहां तक पहुंच पाओगे। पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कमियां ज्ञात हो जाएगी आपको। जब हम अपने आप को देखते हैं और तोलते हैं तो हमारी कमियां हमें ज्ञात हो जाती है कि ये हमारी कमी है, इस कमी के कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब वो कमी दिखती है तो हमें लगता है कि नहीं, फिर हमें नहीं करना है। तो हमें जितनी ताकत है अब नहीं है, और फिर जब नहीं होता है तो फिर आप हतोत्साहित हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि मैंने जो है ठीक नहीं किया मेरे जीवन में, ऐसा आपको लगता हैगा। बहुत अच्छी बात, जो इनका पूरा सार रूप में मैंने एक वो तैयार किया था कि एग्जाम्पल करके आपके बीच में बताऊंगा कि कोई एक लक्ष्य ले लिया, उस लक्ष्य को इन जो 3 बताए हैं इन 3 लक्ष्य से तोल के बताऊंगा मैं कि देखो एक ये मान लीजिए अभी से आपको दे देता हूँ, एक गाड़ी खरीदना है। अब उस गाड़ी पर पहले आत्मनिरीक्षण,
फिर उसके बाद सोचना, फिर सोचने के बाद फिर क्या है, एक्शन। इन तीनों को कैसे घटाकर आपके बीच, उससे आपको क्लियर होगा कि वास्तविकता में कैसे खाका तैयार करना है। लक्ष्य तो सामने है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए खाका मतलब कैसी तस्वीर तैयार करनी है, कैसा बायोडाटा बनाना है, कैसा लक्ष्य तैयार करना है, वो तरीका को सिखाऊंगा मैं कि ऐसे आप अपने लक्ष्य के विषय में सोचो, तो वो निश्चित रूप से लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज के विषय में बताऊंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण 2 मिनट बचे हैं, तो गुरुदेव का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। हो सकता है बाद में दोपहर में मिल ही जाएगा समय। आचार्य भगवान की बात सुनाता हूँ, क्योंकि अभी निशंकित अंग हो गया, निकांक्षित अंग हो गया, और आज कौन सा है, निर्विचिकित्सांग। तीसरे नंबर का निर्विचिकित्सा है ना, निर्विचिकित्सांग की बात आपके बीच में रखता हूँ। कभी कभी गुरुदेव के उन गुणों को देखकर तो ऐसा लगता है धन्य हैं हम, कितने पुण्यशाली हैं हम कि ऐसे गुरु के शिष्यत्व प्राप्त करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभिमान होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि उनका शिष्यत्व हमें मिला है। पूज्य मुनिवर पुनीत सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य एक बार बहुत खराब हो गया और उनको डिसेंट्री हो गई, बहुत तकलीफ हो रही थी, दस्त बहुत लग रहे थे, और आहार पे शुद्धि करके गुरुजी मंदिर में आ गए। मंदिर में जाकर हमने गुरुदेव से निवेदन किया कि अच्छा श्री जी, वो महाराज जी को, बोले ठीक नहीं हुआ क्या, कल उपचार तो किया था ठंडी गर्म पट्टी। मैंने कहा नहीं अच्छा श्री जी, सुबह से और रात से भी तकलीफ है, अभी तक नहीं बताया। अच्छा श्री आप बिजी थे, आ नहीं पाया। अच्छा श्री मंदिर में आ गए हैं। मंदिर में आने के बाद अच्छा श्री जी से जैसे कहा, तो बोले ऐसे मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा फिर, तो बोले मुझे तो जो है सोच पहले देखनी होगी, फिर उसके बाद मैं निर्णय लूँगा कि क्या आहार चलना चाहिए और क्या औषधि देना चाहिए। मैंने अच्छा श्री आप मंदिर में विकल्प नहीं करो दुर्लभ। और वो आए, सोचना शुद्धि करने के बाद भी इतने बड़े गुरु, और सोच वाले उस स्थान पर गए और पूरा सोच का परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद उन्होंने बोला ये आहार चलाना है, ये औषधि चलाना है। ये कहलाता है निर्विचिकित्सा अंग। ऐसा उपचार किया जाता है कि कोई गलानी नहीं है, कि सोच देखने में भी गलानी नहीं है, कि वहाँ गए, शुद्धि कर ली, मंदिर में आ गए, उसके बाद वापस गए, उसको देखा और फिर उसके बाद निर्णय लिया। कहाँ ऐसे गुण वैयावृत्ति की हमारे अंदर भी अगर आ जाएं तो हम भी उनके जैसे बन जाए। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग हमारे अंदर कहते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जब थे तो उस समय वृद्ध अवस्था में, जब अंत समय था, तो उन्होंने अपने हाथ से सब किया है, श्रावक से नहीं कराया है। सोचो, विचार करो, बहुत बार स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती थी, तो वो जो मल होता था, उस मल को भी पूज्य गुरुदेव अपने हिसाब से, अपने विवेक के साथ जितना कर सकते हैं और जैसा कर सकते हैं उस प्रकार से करते हैं। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग का पालन हम भी करें। पूज्य बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपनी तप साधना से